नमस्कार मित्रों, बजरंगी सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो जो में हम लोगों ने डिटरमिनेट सारणिक को खत्म किया। अब हम उसके अनुप्रयोग पे बात कर रहे हैं। जो सारणिक है, मैट्रिक्स है, जो अपन लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा, उसका प्रयोग क्या है। और प्रयोग में भी एक मूल बात पे बात करेंगे अपन लोग, वो है इनवर्स। सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अपन लोग बात करेंगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आव्यूह का व्युत्क्रम। आव्यूह के व्युत्क्रम पे अपन लोग बात करेंगे। सिंपली बात आप लोगों को मैं बता दूं कि आव्यूह का व्युत्क्रम है क्या। आव्यूह का व्युत्क्रम है, यदि मेरे पास में कोई एक ए आव्यूह पड़ा हुआ है, ए एक आव्यूह है। क्या है भैया? आव्यूह है। अब इसके साथ में किसका गुणा करूं मैं? किसका गुणा करूं? किसका गुणा करूं जिससे ये आइडेंटिटी बन जाए। क्या बन जाए? आइडेंटिटी बन जाए। आइडेंटिटी मतलब समझते हो आप लोग? ये तत्समक बन जाए। इस प्रकार का एक आव्यूह प्राप्त हो जाए। इसका प्रयोग क्या होगा? इसका प्रयोग होगा जो लीनियर समीकरण होते हैं, लीनियर इक्वेशंस होती हैं, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के काम आएगा रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण के बारे में आप लोग जानते होंगे खूब अच्छे से। रैखिक समीकरण होता है क्या? रैखिक समीकरण होता है भैया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये 1 कर लेता हूं। ऐसे ही a2x b2y c2 बराबर 0। इसमें x और y की वैल्यू, x और y का मान क्या है? x और y का मान क्या है? मान क्या है? इसके लिए अपन लोग पढ़ेंगे सब दो विधियां। एक तो अपने पास में भाई इनवर्स ही है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम। दूसरा पढ़ेंगे अपन लोग क्रैमर नियम। क्रैमर नियम। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो अपने पास में व्युत्क्रम आव्यूह है और क्रैमर नियम है, एक बड़ा क्वेश्चन हर साल 12वीं बोर्ड में इन दोनों में से एक आता है। और इसके जजमेंट के लिए आप लोग स्वयं लगा सकते हो कि यदि इस साल क्रैमर आया है तो हर साल परिवर्तित होकर आता है। अगले साल व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम के बाद क्रैमर है। एक बड़ा क्वेश्चन बिल्कुल डिसीजन से लगा सकते हो कि आप लोग ये क्वेश्चन मेरे को आएगा साहब। और अपन लोग दोनों ही मेथड इजी है, दोनों मेथड बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे। दो मेथड अपने को आते हैं तो अपने कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर सबसे मूल जो चीज है वो अपने पास में क्या है? व्युत्क्रम है। सबसे मूल चीज क्या है? व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम होता क्या है? व्युत्क्रम के लिए मैंने बता दिया कि कोई ए आव्यूह है, उसके साथ में किसी का गुणा किया, मैंने बी का गुणा किया तो मेरे पास में आई प्राप्त हो गया। आई प्राप्त हो गया तो ए का व्युत्क्रम क्या है? ए का व्युत्क्रम क्या है? व्युत्क्रम क्या है? ए का व्युत्क्रम क्या है? बी है। या दूसरी भाषा में कह दूं बी का व्युत्क्रम क्या है? बी का व्युत्क्रम ए है। तो आप लोग देखिए बी का ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी 1 हो रहा है, आई हो रहा है ना? या ए का बी से या बी का ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आई हो रहा है। सबसे पहली बात मैंने शुरुआत में बता दी, ये सारी कहानी कहाँ घटित होंगी? भूल गए होंगे पिछली बात को। कहाँ घटित होंगी? वर्ग आव्यूह में। वर्ग आव्यूह के अलावा कुछ नहीं भैया। वर्ग आव्यूह सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यू है, सारी चीजें इसी पे चलती हैं भैया। जहां भी वर्ग आव्यूह की बात होगी वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अपन लोग इन चीजों को किसी को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे साहब। ठीक है साहब। अब इसके अंदर व्युत्क्रम होता क्या है? व्युत्क्रम ये है कि कोई भी आव्यूह उसके साथ में मल्टीप्लाई किया, आई प्राप्त हो गया, व्युत्क्रम। सब अच्छी बात है सब, ठीक है ना? तो व्युत्क्रम का मूल संकल्पना क्या है? व्युत्क्रम के लिए मूल संकल्पना क्या है मैं आपको बता दूं। मैंने आपको पहले ही बताया, ए इनवर्स बराबर होता है, क्या होता है? 1/mod ए और एडीजे ऑफ ए। अभी एडीजे ऑफ ए क्या है? एडीजे ऑफ ए क्या है? सैखंडज। क्या है भैया? सैखंडज। सैखंडज। एडीजे ऑफ ए होता है सैखंडज। अब सैखंडज क्या बीमारी है? कंफ्यूज मत हो ना, बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं। बहुत मैं कह रहा हूँ 2-2 4-4 साल लग जाते हैं बच्चों को इस कंफ्यूजन को दूर करने में। एक तो होता है अपने पास में, एक बार में उठा के पकड़ रहा हूँ आपको सीधी बात, एक तो होता है सैखंड और एक होता है सैखंड। दोनों में डिफरेंट क्या है? सैखंड अपन लोगों ने पढ़ा है, सैखंड बोले तो कोफैक्टर। कोफैक्टर पढ़ा है आपने। क्या कोफैक्टर क्या होता है? ए का अपने पास में कोफैक्टर को या तो सीआईजे से प्रदर्शित करते हैं या एफआईजे से प्रदर्शित करते हैं। मैंने आपको बताया था खूब अच्छे से। दो चीजें इसको प्रदर्शित करते हैं। अपनी बुक में इसको एफ से प्रदर्शित किया गया है, एनसीईआरटी में सी से प्रदर्शित करते हैं इसको, ठीक है साहब। अब ये एफ से प्रदर्शित किया है तो कोई भी एक आव्यूह था। आव्यूह क्या था? आव्यूह था अपने पास में
बात कर लूं यहाँ पे, एक ए आव्यूह था मेरे पास में, ए आव्यूह क्या था, ए आव्यूह था A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस प्रकार का कोई एक आव्यूह पड़ा था ए। ठीक है साहब। अब यदि मैं इसके सेकंड की बात करूं, सेकंड की यदि बात करूं मैं, तो सेकंड अपने आप में इसका एफ बताऊं, एफ क्या है, क्या होगा भैया, F11, F12, F13, F21, F22, F23, F31, F32 और F33। ठीक है साहब, ये क्या है, सेखंड है, ये इसका क्या है, सेखंड आव्यूह है। क्या है भाई साहब इसका, ये अपने आप में सेखंड आव्यूह, ये वाला सेखंड आव्यूह है। ठीक है साहब। यदि ये सेकंड है तो सेकंड और सेकंडज में अंतर क्या है, अब पकड़ना मेरी बात को। यदि इस बात को पकड़ गए तो मैं कह रहा हूँ इनवर्स में आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सेकंड के बारे में जिन लोगों को दिक्कत है, पिछली वीडियो जो मैंने कॉन्सेप्ट दिए हैं चौथी प्रश्नावली में, वो उस कॉन्सेप्ट में जाकर के सेकंड खूब डिटेल में समझाया है, और यहाँ क्वेश्चन लेंगे फिर वापस से समझा दूंगा एक बार और। ठीक है ना। आप देखिए फिर सेकंड ये, तो फिर सेकंडज क्या है, सेकंडज कुछ नहीं है भाई साहब, एक सरल सी बात है बस। वो क्या है, जो एफ निकला है ना, इस एफ का टी ले लो। टी समझते हो, टी क्या होता है, परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ले लेता हूं, उसका ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो भी रो पड़ी है ना उनको कॉलम में बदल दो, बस खड़ा कर दो इसको। ये क्या है, F11, F12, F13, F21, F22, F32, F31, F32, F33। ये जो अभी प्राप्त हुआ ना भाई साहब, इसको कहते हैं सेकंडर्स। और दुनिया वालों ने इसका क्या नाम दे दिया, दुनिया वालों ने इसी का नाम दिया, इसी को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडीजे का मतलब होता है एडजॉइंट, सेकंडर्स को कहते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की यदि डेफिनेशन के रूप में यदि चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, कोई भी एक आव्यूह है, उसके अपने सेकंड प्राप्त किए और सेकंड का अपने ट्रांसपोज निकाल दिया, तो जो आव्यूह प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, एडजॉइंट थे। और उसके अंदर जो एडजॉइंट होता है ना, एडजॉइंट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ये बहुत गजब की प्रॉपर्टी होती है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करें। देखिए प्रत्येक चीज आपके लिए विस्तृत तरीके से आएगी, आप लोग बस साथ बने रहें। बिल्कुल आप लोगों से गुजारिश यही है, आप लोगों का इतना ही सहयोग काफी है हमारे लिए कि आप लोग साथ बने रहें। निश्चित रूप से बता रहा हूं मैं, कोई भी टॉपिक छूटने नहीं दूंगा, ये अपनी आरबीएस की क्या है, एनसीईआरटी नहीं छूटने दूंगा, है ना। ठीक है, निश्चित रूप से ध्यान रहे, है ना। आप लोगों को गारंटी से बता रहा हूँ आईआईटी तक का क्वेश्चन लगेगा, निश्चित रूप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर होंगे। मूलतः मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आपका प्रत्येक टीचर करा देगा, क्वेश्चन आपकी पासबुक में लिखे हुए हैं। कॉन्सेप्ट समझना मूल बात है, कॉन्सेप्ट अपने को आते हैं, अपन सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, हमको किसी की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट जरूरी है पहले। अब कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं मैं कि मैंने अभी अभी आपको बोला कि एक प्रॉपर्टी होती है भैया, जो अपन ने एडीजे ऑफ ए निकाला ना, कल को मैं इसका गुणा ए के साथ में कर दूं, कल का गुणा मैं इसके ए के साथ में कर दूं, तो मेरे पास ना रिजल्ट में क्या प्राप्त होता है, जो मैंने अभी एडजॉइंट निकाला ए था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में प्राप्त क्या होता है, आई ऑफ मोड ए। आई ऑफ मोड ए, आई ऑफ मोड ए का मतलब समझते हो, आई ऑफ मोड ए का मतलब ये कि कोई भी एक आव्यूह पड़ा है ऐसे करके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसा कोई आव्यूह पड़ा हुआ है एक, और इस आव्यूह का मोड आपके पास में 5 है। आई आप समझते हो ना, आई का मतलब इसका आई क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये क्या कह रहा है, ये प्राप्त होगा आई ऑफ मोड ए का मतलब क्या हो गया, ये मेरे पास में क्या प्राप्त होने वाला है, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब सपोज करो ये वाली चीज प्राप्त हुई यहाँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो सेकंडज निकला और ए निकला, उसका जो अपने पास में गुणा प्राप्त हुआ वो ये प्राप्त हुआ, और अपने को क्या चाहिए, आइडेंटिटी ये चाहिए। तो भैया साफ सी बात है, यदि मैं इसके अंदर जो मोड़े 5 था, 5 से इसमें मैं भाग दे दूं, बोले तो इसका मैं इसमें भाग दे दूं, तो निश्चित रूप से बोलो ये प्राप्त होगा कि नहीं होगा, यही प्राप्त होगा ना, ये प्राप्त होगा। तो यही तो मेरे को चाहिए था कि भैया मेरे को आई मिल जाए, जिस दिन आई मिल जाएगा ना उस दिन मैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लूंगा भैया। और दूसरी बात आपको बता दूं, यही अपने आप में मैट्रिक्स का भाग भी है। आप लोग यदि सोच रहे हैं मैट्रिक्स का गुणा मैंने पढ़ लिया, जोड़ मैंने पढ़ लिया, भाग क्या है, भाग ये है भैया, ठीक है ना, ध्यान देना। अब सिंपल सी बात पे अपन लोग आ रहे हैं,
तो आप मेरे को बताना ये जो ए है, ए को यदि मैं इधर ले आऊं, ठीक है ना, यदि मैं ए को इधर ले आता हूं, ठीक है साहब, तो 1/mod ए है ना, 1/mod ए क्या हो गया, एडीजे ऑफ ए, थोड़ा सा मेरे साथ में देखना भैया है ना, ए बराबर आई, ठीक है ना। एक बहुत ही बकवास की बात बता रहा हूँ, अब आपको ध्यान देना है ना, 1/mod ए तो इधर में ले आया है ना, और ये क्या है, एडीजे ऑफ ए, छोटी सी बात पकड़ना, ए को इधर ले गया मैं, I/A है ना, इस ए को इधर ले गया, ये बटे में जाने वाला है ना। तो सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी बोले तो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी बोले तो मैट्रिक्स का, जैसे अपनी संख्याओं में एक होता है ना एक, तो वो मैट्रिक्स का एक है, मैट्रिक्स के लिए एक का काम करता है। बोले आइडेंटिटी आव्यूह का, तत्समक आव्यूह का किसी भी आव्यूह के साथ में गुणा करें तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे एक का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही आइडेंटिटी दुनिया में ये भी अपना एक रखता है, इसका एक ये है, और प्रत्येक क्रम के लिए अलग है, 2x2 के लिए अलग है, 3x3 के लिए अलग है, तो ये इसका एक है, तो बोले ये 1/a है। 1/a का मतलब मैं यदि आपसे ये बोल दूं ये a इनवर्स है, तो बोलो कोई बुराई होगी क्या, नहीं होगी ना। तो 1/mod ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा भैया, ए इनवर्स होगा। ये मेरी प्रॉपर्टी कहती है कि मेरे पास में जो ए इनवर्स होता है 1/mod ए एडजॉइंट ए होता है। इसके अंदर एक बात आती है, बड़ी गजब सी बात आती है, ठीक है ना, उस बात वो क्या है कि आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। सबसे पहली बात हम लोग चल दिए सब मुंह उठा के, सब आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने जा रहे हैं, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स निकालने जा रहे हैं, उसका उल्टा निकालने जा रहे हैं, ऐसा निकालने जा रहे हैं कि उसके साथ में यदि गुणा करें तो उसका मान आइडेंटिटी की तरफ पहुंच जाए, समझ रहे हो ना, है ना। तो अपन लोग सीधी सी बात है उसका भी इनवर्स निकालने जा रहे हैं, कोई ए था उसका मैंने इनवर्स निकाला, कल को एक के साथ में गुणा करूं आइडेंटिटी प्राप्त होगा, निश्चित है, समझ रहे हो ना। ये रहा साहब, ये आइडेंटिटी प्राप्त होगा साहब, ये तो इनवर्स रहा और ये ए रहा, इन दोनों का गुणा किया, आइडेंटिटी प्राप्त होगा, निश्चित है साहब, ठीक है ना। अब इस चीज की क्या गारंटी है कि दुनिया में प्रत्येक आव्यूह का आइडेंटिटी होगा, कोई जरूरी नहीं है। हर आव्यूह का आइडेंटिटी होगा, नहीं है साहब, मैंने कह दिया स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, तो ये भी जरूरी नहीं है स्क्वायर का प्रत्येक का ही होगा। उसके ऊपर उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे लॉजिक देखो साहब, सिंपल ही बात, दुनिया में जो भाग की कहानी जो खत्म करता है ना, वो भाग की कहानी कौन खत्म करता है, भाग की कहानी देखो 1/5 से उत्तर निकाल लोगे, 1/5 लाख है तो भी उत्तर निकाल लोगे आप लोग, और कल को 1 के बटे आधा है ना तो भी उत्तर निकाल लोगे आप लोग। यदि कल को इसके बटे ये है ना, अब कह दोगे नॉट डिफाइंड, क्या कहोगे, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है साहब, ठीक है साहब, नॉट डिफाइंड। तो उसका मतलब क्या है, 1 के बटे में जीरो नहीं फंसनी चाहिए, क्या नहीं फंसनी चाहिए भैया, जीरो। तो बोले तो अपने पास में मूल अर्थ आ गया भैया, मोड ए यदि जीरो नहीं है, बोले तो किसी भी कोई भी एक आव्यूह है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के ध्यान रखना, मैट्रिक्स का कोई मान नहीं होता दुनिया में, शुरुआत में बताया था मैंने ना, दुनिया सबसे ज्यादा कंफ्यूज होती है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट्स के अंदर। मैट्रिक्स डिटर्मिनेट्स है क्या, इसके ऊपर पूरी व्याख्या की है पिछली वीडियो मैंने, आप लोग जाके वहां से प्लेलिस्ट में पढ़ी हुई जाकर के देखें, ठीक है ना। तो एक छोटी सी व्याख्या यहाँ भी कर देता हूं मैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो आव्यूह क्या है, आव्यूह साहब व्यवस्था है आंकड़ों की, ठीक है ना। ऐसे मैंने कुछ आंकड़े पढ़े थे तो उसकी मैंने व्यवस्था उसको अरेंज कर दिया, सेट कर दिया, ये आव्यूह है। लेकिन कल को दुनिया वालों को जरूरत पड़ेगी तब इसका मान क्या है, तो मान के लिए आव्यूह कभी कोई मान निकालता ही नहीं है, मान के लिए दुनिया वालों ने इसको सारणिक बना लिया भैया, कुछ नहीं है, आव्यूह को सारणिक बना लिया भैया, ठीक है ना। तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूं, अब ये भी ए था, ये भी ए है, इसका मान होगा, इसका मान होगा कुछ ना कुछ, ठीक है साहब, इसका मान नहीं होगा। अब मुझे मान चाहिए तो जो आव्यूह है ना उसको डिटर्मिनेट्स में बदलना पड़ा, जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स को किसमें बदलना पड़ा, डिटर्मिनेट्स के अंदर बदलना पड़ा। तो वही बात यहाँ कह रहा हूँ, मोड ए जीरो नहीं होना चाहिए। बोले बात आव्यूह पे हो रही है, आव्यूह का मोड ए होगा क्या, कभी नहीं होगा। तो फिर मैं क्या कहूंगा, साफ साफ भाषा में एक लाइन सुनना मेरी गजब से, ठीक है ना, जो आव्यूह है ना उसके संगत, आव्यूह के संगत जो डिटर्मिनेट्स है सारणिक है, आव्यूह के संगत सारणिक का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो ही उस कंडीशन में वो सारणिक व्युत्क्रमणीय होगा, अदरवाइज वो व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। यदि ये नॉट इक्वल जीरो है तो निश्चित रूप से आव्यूह कैसा होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। कैसा होगा, व्युत्क्रमणीय। आगे जाएंगे और कॉन्सेप्ट पे अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे यदि मेरे पास में मोड ए जीरो हो गया तो वो अव्युत्क्रमणीय होगा। क्या होगा भैया, वो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा साहब, ठीक है साहब। यदि मोड ए जीरो नहीं प्राप्त होता है तो आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा साहब, ठीक है साहब, नॉन
सिंगुलर मैट्रिक्स ये होता है, ये अपने व्युत्क्रमणीय को क्या कहते हैं सर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और यदि अपने आप में 0 मिल गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, बोले अव्युत्क्रमणीय अभी हो जाएगा। तो ये अपन लोग ध्यान दें निश्चित रूप से। अब अगली बात पे अपन लोग आ रहे हैं। अगली बात क्या है, देखिए एक छोटी सी बात और यहाँ पे बीच में ही डाल देता हूं आपके दिमाग के अंदर। देखिए साहब, आज तक अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा है साहब। अभी मैंने एक लीनियर की इक्वेशन दी थी। लीनियर की इक्वेशन दुनिया में बहुत सारी होती है साहब। अपन लोगों ने ये तो पढ़ी है ना भैया लीनियर की इक्वेशन। लीनियर बोल रैखिक समीकरण, हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए, रैखिक समीकरण, रैखिक लीनियर इक्वेशन। ठीक है साहब, ये अभी पढ़ा था a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है साहब, ये लीनियर इक्वेशन, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। बोलो कौन कौन सी विधि जानते हो आप लोग। देखो सबसे पहले दुनिया में क्या पढ़ी थी आपने, सबसे पहले विलोपन पढ़ी थी, निकाल लोगे साहब विलोपन। उसके बाद में आपने कौन सी पढ़ी थी, प्रतिस्थापन पढ़ी थी, प्रतिस्थापन। इसके बाद में थर्ड आपने क्या पढ़ी थी साहब, वज्र गुणन। यही पढ़ी थी ना अपन ने, इसके अलावा कुछ और पढ़ी थी क्या। ठीक है साहब, एक वज्र गुणन पढ़ी थी। ठीक है साहब, इसके बाद में अगली जो विधि थी वो क्या पढ़ी थी अपन लोगों ने, पढ़ी थी कि कोई नहीं पढ़ी थी ना। अब पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। ये इनवर्स मैट्रिक्स, व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह के द्वारा यहां भी एक्स वाई के मान ज्ञात किए जाएंगे। ठीक है साहब, अगली साहब अपने आप में क्या अपन लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे फिर, क्रैमर नियम। कुछ नहीं है, एक्स वाई का मान निकालेंगे, क्रैमर नियम ये पढ़ेंगे साहब। ठीक है साहब, इसके बाद आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसके बाद अगली क्लास में जब जाओगे, जब आप लोग, ठीक है ना, अगली क्लास में जब आप लोग जाओगे तो वहां जाकर के एक ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, इष्टमतीकरण सिद्धांत एक बुक होगी, है ना, इष्टमतीकरण सिद्धांत के अंदर एक बुक होगी, वहां सिम्पसन लॉ पढ़ेंगे अपन लोग। क्या पढ़ेंगे भैया, सिम्पसन लॉ पढ़ेंगे, गाउस लॉ पढ़ेंगे। गाउस लॉ, सिम्पसन लॉ कुछ नहीं करते हैं, केवल एक्स और वाई का मान निकालते हैं, मैट्रिक्स के विस्तृत रूप है। ठीक है साहब, समझ पा रहे हो ना। तो निश्चित रूप से ये ऐसा नहीं है कि अपन लोग ये अपन लोगों ने पढ़ा था कि ये 3 डिजिट में नहीं होता है, ऐसे भी हो सकता है। b1y c1z प्लस d बराबर 0, a2x b2y प्लस c2z d1 d2 बराबर 0, और a3x b3y प्लस c3z प्लस d3 बराबर 0। ये भैया देखो ध्यान से, ये हो गया 3x3 का मैट्रिक्स। इसके अंदर है 2x2 का मैट्रिक्स, 2x2 का मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब चलो अपन लोग बात करते हैं कि व्युत्क्रम है क्या बीमारी। उस व्युत्क्रम के ऊपर मैंने अभी अभी आप लोगों से बात की। तो अपने पास में व्युत्क्रम के अंदर सबसे पहली बात सेकंड, और सेकंड पे वापस से थोड़ी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं मैं साहब। ठीक है साहब, चलो ठीक है, करते हैं। इनवर्स को समझ जाओ ढंग से, ध्यान रखना, बहुत कहानी सिंपल हो जाएगी। ठीक है साहब, कोई एक आव्यूह है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ए। ठीक है साहब, इसका सहखंड निकाल रहा हूं, सहखंड आव्यूह, सहखंड आव्यूह, सहखंड आव्यूह, सहखंड आव्यूह ज्ञात कर रहे। सहखंड आव्यूह बोले तो एफ, सहखंड आव्यूह क्या ज्ञात कर रहे हैं, एफ ज्ञात कर रहे हैं। एफ के लिए मेरे पास में सिंपल सी बात आप लोगों को क्लियर कर लेता हूं। पहली बात F11, F11 क्या हो गया भैया, पहले के लिए रो खत्म कॉलम खत्म, क्या बचा, EFHI। F21, F31 पहली रो के साथ में चला गया, 21 के लिए दूसरे का रो खत्म कॉलम खत्म, बचा क्या, DFGI। तीसरे के लिए रो खत्म कॉलम खत्म, बचा क्या, DEGH। ठीक है साहब, F12, F22, F23। ठीक साहब, क्या निकालने जा रहे हैं अपन लोग, सहखंड। गलती मत करना, सहखंडज नहीं है, सहखंड। ठीक है साहब, यही मायने डिफरेंट है, बस ध्यान रखना। दुनिया कंफ्यूज रहती है, सहखंड क्या है सहखंडज क्या है, क्लियरली करके बता रहा हूँ कहानी आपको, है ना, ध्यान रखना। तो खुद को मेरे बहुत समय के बाद में समझ आई थी सहखंड और सहखंडज में डिफरेंट क्या है ना। आज आपको डायरेक्टली पकड़ा रहा हूँ। ये क्या बच्चा, बी
टी एच आई, ठीक है ना। अगला साहब रो कॉलम गया, ये तो आप लोग समझ रहे हैं, है ना। जी आई फटाफट से लिख देता हूँ, ये गया साहब, क्या बच्चा, ए बी जी एच। नेक्स्ट चीज F31 F32 F33, ठीक साहब। इसके लिए देखो साहब, ये रो कॉलम जी के लिए साहब क्या बचा, बी सी और ई एफ। अगले के लिए साहब रो गया कॉलम गया, क्या बचा, ए सी और डी एफ। अगले के लिए साहब रो कॉलम गया, क्या बचा, ए बी डी ई। क्या ये सेकंड है, नहीं साहब बिल्कुल नहीं है सेकंड, गलती, ये माइनर है, ये उपसारणिक है। सेकंड किस दिन बने, जिस दिन चिन्ह लगा दिया गया इनका। चिन्ह के लिए एड्रेस 1 सम है, आपको बताया था प्लस, विषम मान जोड़ इनका, जिनका जोड़ आई प्लस जे सम, तो प्लस आई प्लस जे विषम, है ना, तो माइनस, ठीक है साहब, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये मेरे पास में सेकंड है। अब यदि ये सेकंड है तो सेकंडों से बना हुआ अभी मेरे पास में क्या हो गया, F11, है ना, F21 F31, है ना, इनकी वैल्यू यहां से निकलेगी, है ना, F21 तो 12 हो गया, 12 और 13 F22 F23, है ना, F31 F32 F33, ठीक है साहब। ये हो गया साहब, ये मेरे पास में सेकंड है, क्या है साहब, सेकंड। ये यदि सेकंड है तो सेकंडज क्या है, फिर सेकंडज क्या है, सेकंडज क्या है, एफ का टी, अभी बताया था मैंने, एफ का टी बोले तो अपने आप में क्या हो गया, F11 F12 F13 F22 F21 F22 F23 F31 F32 F33, ये यही है ना, है। इसी को अपन लोग क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडीजे ऑफ ए, इसी को कहते हैं एडीजे ऑफ ए। बोले इसका मॉड्यूल आप निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे, कुछ भी आएगा। और एक कर लोगे, मेरे को इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स के लिए क्या करूंगा, जो एडीजे ऑफ ए है उसमें मैं डिवाइड कर दूंगा किसका, मोड ए का, ये मेरे पास में इनवर्स प्राप्त हो जाएगा निश्चित रूप से, जिसमें ए मोड ए जो परिमाण ऑफ ए है ये नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया, नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अब अपन लोग एक एग्जांपल इसके ऊपर ले लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा सा देखिए मेरे साथ में, ठीक है साहब। अब इसके परिमाण, एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, जिसका सेकंड मुझे निकालना है ना। बुक का प्रश्नावली का ये क्वेश्चन ले लूं, है ना, एक साथ 2 काम सॉल्व होंगे, एक क्वेश्चन कम होगा, ऊपर से अपन लोग इसका एग्जाम्पल बन जाएगा एक, ठीक है ना। चलो एक इक्वेशन 5वीं प्रश्नावली का ले लेता हूँ, 5.1 का एक क्वेश्चन कोई भी व्युत्क्रम के लिए, है ना, उसके बाद अगले टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन लिया मैंने 5.1 में, आपकी में क्लास 12 की में आरबीएस की तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, दैट सिंपल क्वेश्चन है। एक आव्यूह दिया हुआ है, ध्यान रखना, है ना, लीला सबरी आव्यूह की है। फिर बता रहा हूं मैं, आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, सारणिक क्या है, केवल मान निकालने के लिए उपयोग किया जाने वाला आव्यूह का रूप है दूसरा, ठीक है ना। 1 - 1 1, है ना, ये भी -1, 2 3 -1, ठीक है साहब। अब देखो ये ए है कोई, सबसे पहले तो मेरे को ये पता करना ये व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। उसके लिए क्या करूं, मेरे को जब भी जरूरत पड़ेगी अपन लोग क्या निकाल लेते हैं, मोड़े निकाल लेते हैं। दिक्कत क्या आ रही है अपने को, मोड़े निकालने के लिए आप सभी जानते हैं 1, है ना, ये लो साहब रो कॉलम गया, 1 एकम 1 प्लस का बोलिए 3 एकम 3 माइनस का 1 माइनस हम लगाते हैं, प्लस का 3 हो गया, ठीक है साहब। इतना जोड़ घटा तो आप जानते हो ना, दोनों गुणा करके घटाते हैं। ये 2 ले लिया, 2 के आगे माइनस लगता भी है, इसका एड्रेस है ना, जो एड्रेस 1 to विषम है, ये विषम है ना, इसलिए लगाते हैं अपन लोग। ये रो गया कॉलम गया, 2 एकम 2, ठीक है ना, और 2 एकम 2 सॉरी 1 एकम 1 माइनस 2 एकम 2 प्लस 2, ठीक है साहब। उसके बाद में 5 रो गया कॉलम गया, 3 एकम 3 2 एकम 2, है ना, तो माइनस का क्या हो गया प्लस।
तो अपन लोग रिजल्ट पे जाते हैं। इसके पे रिजल्ट क्या है, रिजल्ट पे अपन लोग पहुंचेंगे। इसके पे रिजल्ट अपने आप में क्या है, क्या होगी, 3 और 1 4, 4 एकम 4, क्या बचा 1 माइनस 2, क्या बचा 5 25, ठीक है ना। 25 4 29, 29 में 2 गया तो कितना बचा 27, ठीक है साहब। ये सॉरी ये अपने आप में मोड़े आ गया, मोड़े आ गया ना। अब अपन इनवर्स की तरफ जा रहे हैं तो मेरे को एडजेंट चाहिए, एडजेंट के लिए सेकंड चाहिए, सेकंड निकाल रहा हूँ एफ, ठीक है ना। तो सेकंड क्या होने वाला भैया, सेकंड निकाल रहे हैं अपन लोग, तो सेकंड के लिए अपन बात करें, ठीक है साहब। सेकंड क्या है, ये इसके लिए बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ध्यान देना मेरी बात को, गौर फरमाना ना, ठीक है। तो सेकंड के लिए मैं ऐसे करके ऐसे बात कर देता हूं, ठीक है साहब। डायरेक्ट नहीं निकालते हैं, इसके लिए रो गया कॉलम गया, क्या बचा -1 -1 3 -1, अगला ये गया क्या बचा 1 -1 2 -1, अगला क्या बचा इसके अंदर 1 -1 2 3। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये गया क्या बचा 2 5, ठीक है साहब। और क्या बचा 3 -1, है ना। अगले के लिए बात करूं रो कॉलम, क्या बच गया 1 5 2 -1, है ना। ये रो गया कॉलम गया, क्या बचा 1 2 2 3, है ना। रो कॉलम गया, क्या बचा साहब 2 5 -1 -1, है ना। क्या बचा साहब रो कॉलम 1 5 1 -1, है ना। अगला मेरे पास में क्या बचा रो कॉलम गया 1 2 1 -1, ठीक है साहब। समझ रहे हो ना, ये मेरे पास में एफ हो लिया ना, सेकंड हो गया। अब सेकंड के अंदर मैं बात कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सॉल्व, सेकंड नहीं है अभी ये ध्यान रखें। ये और लगाएंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है साहब। अब देखिए सॉल्व करते हैं अपन लोग आगे, एफ को ही सॉल्व करते हैं। क्या है साहब, यहाँ लिख लेता हूँ, ध्यान सीधा सा, 1 एकम 1 प्लस का 1, ठीक है साहब। 3 एकम 3 प्लस का 3, कितना होगा 3 और 1 4, ठीक साहब। उसके बाद अपन लोग करते हैं 1 एकम 1 माइनस का 1, ठीक है ना। 2 एकम 2 प्लस का 2 जाना है ना, कितना बचा 1, ठीक है साहब। आगे 3 एकम 3 और 2 एकम 2 3 और 2 5, है ना। इसके आगे माइनस लिखा हुआ है ना, माइनस अपन लगा देते हैं ये रहा, ठीक है ना, अपन लास्ट में लगा लेंगे। इसके बाद देखो साहब 1 मिनट, 2 एकम 2 माइनस का 2, है ना, और 3 पंजे 15, ये बीच में माइनस लगाएंगे, 15 और 2 17, माइनस का 17, लेकिन एक माइनस आ गया है, प्लस हो जाना है, ठीक है साहब। कैलकुलेशन आराम से कर लो तसल्ली से बैठ के। 2 एकम 2 माइनस 1, खूब तसल्ली से करें, 5 दूनी 10 माइनस 10, कितना हो गया -11, ठीक है साहब। इसके बाद में 3 एकम 3, है ना, और 2 दूनी 4, माइनस 1 आया, माइनस आगे बढ़ा है प्लस का 1, ठीक है। आगे साहब 2 एकम 2 माइनस का 2 प्लस 5 एकम 5, क्या बचा प्लस का 3, आगे भी प्लस है, ठीक है साहब। इसके बाद 1 एकम 1, है ना, 5 एकम 5 5 और 1 6 माइनस का, आगे माइनस है प्लस हो गया, ठीक है साहब। अगला 1 एकम 1, ठीक है, 2 एकम 2 माइनस 2, कितना हो गया -3, ठीक है साहब। अब मेरे को चाहिए एडीजे ऑफ ए, क्या चाहिए एडीजे ऑफ ए, एडीजे ऑफ ए चाहिए। तो निश्चित रूप से आप ध्यान दें, इसका परिवर्तन क्या होता है, इसका टी क्या होगा साहब 4 - 1 5, 17 -11, है ना, और 1 3 6 -3। अब मेरे को ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स के लिए क्या करूं 1/4 मोड़े, है ना, और एडीजे ऑफ ए। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो गया 1/4 मोड़े, 1/4 मोड़े क्या आया था, मोड़े क्या आया था अपना सब 27, ठीक है साहब। और ये क्या हो गया 4 - 1 5, ठीक है, 17 -11 1 3 6 -3। अब आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये मेरे पास में क्या है सब व्युत्क्रम, क्या है अवयव, नॉट ए डिटर्मिनेट। इसका मतलब एक बात समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, जो 27 है ना, 27 का भाग प्रत्येक में लगेगा 4/27 17/27 3/27 1/27 11/27 6/27 5/27 1/27 -3/27। समझ में आई ना, क्या ये एक विशेष पंक्ति या कॉलम में नहीं जाएगा, डिटर्मिनेट में जाता है वो, सारणी अभी हुआ ये सारणिक नहीं है ना, तो यहाँ प्रत्येक में जाएगा। तो ये इसका इनवर्स है, यदि इसका डिवाइड जा रहा होता तो मैं चले जाता पॉइंटों में, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अपन लोग, है ना। तो ये इसका क्या है डिटर्मिनेट है, ये इसका अपने आप में इनवर्स है ना।
कल को इस इनवर्स का आपकी जानकारी, इस इनवर्स का ए से मैं मल्टीप्लाई करूं तो आई आएगा गारंटी से, क्योंकि अपने पास में ए इंटू ए इनवर्स, आज ही दिमाग में डाल लो ये बात, आई होता भी है ना, क्या होता है ये, आई होता है ना। ये मेरे पास में आव्यूह का व्युत्क्रम टॉपिक हुआ है ना। इसके ऊपर कुछ और कॉन्सेप्ट है, उसके लिए अगले वीडियो में हम आपसे निश्चित रूप से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।